जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत हम ब्राह्मण साम्राज्य को अभी पढ़ रहे हैं। और ब्राह्मण साम्राज्य में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें कौन कौन सा वंश आएगा। तो आएगा पहला शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, जिसमें हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ लिया है। आज के क्लास में हम सातवाहन और कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो हम शुंग वंश या सातवाहन वंश को हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला सवाल आता है। तो हमने आपको जो है पहले बताया कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तब महाजनपद हो जाएंगे कितने? महाजनपद हो जाएंगे 16। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। और इस 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण सॉरी, सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था वह था मगध। और इस मगध पर जो है टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंश ने? 7 राजवंश। और ये 7 राजवंश को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखे थे। याद है आपको? ठीक है, तो वह ट्रिक क्या था? वह ट्रिक था आपको हसीन मसूक शाह। क्या ट्रिक था? हसीन मसूक शाह। और ये हसीन मसूक शाह जो है वह क्या होता है, इसमें जैसे ह से हो गया आपको हर्यक वंश। तो सबसे पहला वंश कौन था? हर्यक वंश था। सी से हो गया आपको शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, क्लियर है? शिशुनाग वंश। न से हो गया आपको नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। म से हो गया आपको मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। सु से हो गया आपको शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश। और क से हो गया आपको कर्ण वंश। कौन सा वंश? कर्ण वंश। और सा से हो गया आपको सातवाहन वंश। ठीक है, कौन सा वंश? सातवाहन वंश। तो हमने जो है आपको हर्यक वंश पढ़ लिया, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और लास्ट क्लास में हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ इससे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए हुए थे उसका भी हमने क्लास किया है। अगर आपने हमारा पहले का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले क्लास देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे कर्ण वंश के बारे में। ठीक है, तो कर्ण वंश स्टार्ट करने के पहले हमने लास्ट क्लास में जो शुंग वंश पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम कर्ण वंश के बारे में आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि शुंग वंश से संबंधित होगा आपको कर्ण वंश। थोड़ा सा शुंग वंश हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि शुंग वंश से कैसे जो है वह कर्ण वंश आपको आया है। क्लियर है? तो हमने लास्ट क्लास में जो है वह क्या क्या देखा था। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि शुंग वंश का जो है शासन काल कब से कब तक चलता है। तो शुंग वंश का शासन काल, चलिए शॉर्ट में ही देखेंगे। तो शुंग वंश का शासन काल जो है आपको 185 ईसा पूर्व से लेकर के कब से कब तक था। तो 73 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल था। शुंग वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था आपको पुष्यमित्र शुंग। कौन रहेगा? पुष्यमित्र शुंग जो है इसका संस्थापक रहेगा। और यह जो है किस वंश को समाप्त करके शुंग वंश आता है? तो शुंग वंश जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ को हराकर। कौन? बृहदर्थ। बृहदर्थ की हत्या करके जो है वह पुष्यमित्र शुंग जो है वह बृहदर्थ का सेनापति होता है। और यह बृहदर्थ यानी मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर देता है और उसके मौर्य वंश को जो हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। और मौर्य वंश के जगह पर जो है अब कौन सा वंश आ जाएगा? तो शुंग वंश आएगा। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। साथ ही साथ शुंग वंश की प्रथम शासक कौन होगा? तब पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपने जो है वो 2 जगह राजधानी बनाती है। ठीक है, कितने जगह? 2 जगह राजधानी बनाता है। पहला बनाता है आपको पाटलिपुत्र और दूसरा बनाता है आपको मध्य प्रदेश का बेसनगर, जिसे हम विदिशा कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है कट्टर ब्राह्मण होता है और यह 36 वर्षों तक जो है शासन करता है। कितने वर्षों तक शासन करता है? 36 वर्ष तक जो है वह मगध पर शासन करता है। अगर देखा जाए तो शुंग वंश के पहले जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वह पुनः वैदिक धर्म को स्थापना करने का श्रेय जो है वह किसे जाता है? पुष्यमित्र शुंग। यानी कि इस वंश के शासन काल में जो है वह हिंदू धर्म का बहुत ही ज्यादा विकास होता है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा का भी विकास होता है, जैसा हमने लास्ट क्लास में बताया था। देखिए, इसमें जो है आपका शुंग वंश में के बारे में अगर देखा जाए तो एक पुस्तक है जिसका नाम है दिव्या बदान। कौन सी पुस्तक? दिव्या बदान। और इस दिव्या बदान से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी होता है। और जिस कारण जो है बहुत सारे बौद्ध स्फुट का क्या करता है? नष्ट करा देता है। बौद्ध विहार को जो है वह तुड़वा देता है। लेकिन वही एक तरफ ये भी साक्ष्य बताता है कि पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के शासन काल में जो है बहुत सारे बौद्ध विहारों का क्या होता है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं।
जिसमें जो है आपको मध्य प्रदेश का सांची स्तूप पर खिड़कियों को जो है वो क्या किया जाता है, तो सांची स्तूप के खिड़कियों को, क्लियर है, सांची स्तूप के जो खिड़की होते हैं उन्हें तांबे का कराया जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो है एक और स्तूप होता है जिसे कहा जाता है आपको, कौन सा स्तूप, भरहुत स्तूप। ठीक है, भरहुत स्तूप का जो है खिड़की को पत्थर कराते, साथ ही साथ ये दोनों स्तूप का आकार जो है वह लगभग लगभग दुगना करा देता है। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही जो है कई सारे बौद्ध मतलब कई सारे विद्वानों ने जो है पुस्तकों की रचना की है, जिसमें जो है आपका सबसे पहला पुस्तक आता है आपको जातक ग्रंथ, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक ग्रंथ, ठीक है, जातक ग्रंथ जो है किससे संबंधित पुस्तक है, बौद्ध धर्म से, जिसमें जो है महात्मा बुद्ध के 200 जो है पुनर्जन्म की कहानियां। पाणिनि जो है व्याकरण ग्रंथ के जो है अष्टाध्यायी पुस्तक का रचना करता है। मनुस्मृति का रचना करता है। गर्ग जो है वो गर्ग संहिता का रचना करता है, क्लियर है। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है अपनी राजधानी को दो जगह बनाया था, एक हमने देखा था पाटलिपुत्रा, दूसरा देखा था विदिशा। ठीक है, आपका शुंग वंश के शासन काल में जो है दो युद्ध होता है। पहला कहलाता है आपको विदर्भ का युद्ध, कौन सा युद्ध, विदर्भ का युद्ध। और दूसरा कहलाता है आपको दो यवन आक्रमण होते हैं इसके शासन काल में। कौन से हैं आक्रमण, तो यवन आक्रमण। तो विदर्भ का युद्ध अगर देखा जाए तो विदर्भ के युद्ध में हमने बताया था कि विदर्भ जो है पर नागपुर के आसपास वाला एरिया पड़ता है। और विदर्भ का युद्ध, विदर्भ में जो है वह उत्तराधिकारी के लिए युद्ध का मतलब उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा चलते रहता है, जिसके कारण जो है वह इसका लाभ उठा करके पुष्यमित्र शुंग का बेटा, इसका नाम होता है आपको अग्निमित्र, क्या होता है, अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो है वह क्या करता है, विदर्भ पर आक्रमण कर देता है और विदर्भ को जो है अपने अधिकार में ले लेता है। यानी कि इसका जो है वह विजय कौन होता है, अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र शुंग का ये कौन होता है, ये पुत्र होता है, क्लियर है। और विदर्भ को जो है अपने अधिकार में ले लेता है। साथ ही साथ इसी के शासन काल में जो है वह दो आक्रमण भी होता है, पहला यवन आक्रमण और दूसरा यवन आक्रमण, दो यवन आक्रमण होता है, क्लियर है। और ये दो यवन आक्रमण जो है वो पहला का नेतृत्व कौन करता है, डेमेट्रियस, और दूसरा का नेतृत्व जो है वह करता है मीमांडर। ये मीमांडर जो है वह बाद में आकर के, क्योंकि ये दोनों युद्ध में क्या होता है, यवन यानी कि डेमेट्रियस और मीमांडर ये दोनों हार जाते हैं, यानी पराजय हो जाते हैं। और अग्निमित्र क्या होता है, इसमें भी आपको विजय हो जाता है, बात समझ में आए। और यही मीमांडर जो है वो आगे चल करके बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और यह बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त होता है, तब मीमांडर को जब बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है आपको नागसेन से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होगी, नागसेन से प्राप्त। क्योंकि अग्निमित्र जो है दोनों यवन आक्रमण को जो है विफल कर देता है, इसलिए पुष्यमित्र शुंग जो है वह दो यज्ञ कराता है। ठीक है, क्या कराएगा, दो यज्ञ कराएगा, यानी अश्वमेघ यज्ञ जो आपको दो कराएगा। और इस अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र से कहाँ कर लेगा, तो पाटलिपुत्र से जो है पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी जो है वो विदिशा को बना लेगा। ठीक है, तो ये सभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, चलिए एक बार हमने रिकॉल कर दिया। चलिए आज एक क्लास में जो हम देखेंगे कर्ण वंश के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें शुंग वंश में एक पॉइंट और छूट गया कि इसमें जो है टोटल कितने शासक होते हैं, तो 10 शासक होते हैं। कितने शासक, 10 शासक, जिसमें जो है पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, 9वां शासक जो भागभद्र होता है, और 10वां शासक जो है, जो कि अंतिम शासक होता है, देवभूति। ठीक है, कौन होता है, देवभूति होता है आपका अंतिम शासक, यानी 10वां शासक। और इस देवभूति की हत्या कौन कर देता है, तो इसका हत्या जो है वह कर देगा उसी का मंत्री, जिसका नाम रहेगा वासुदेव। क्या नाम रहेगा, वासुदेव। यानी कि देवभूति जो है वह आपको शुंग वंश का अंतिम शासक होगा, जिसकी हत्या कौन कर देगा, वासुदेव। और ये हत्या करने के बाद जो है शुंग वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, और उसके जगह पर एक नया वंश का स्थापना करेगा वासुदेव, जिसका नाम होगा आपको कर्ण वंश। बात समझ में आया, क्या नाम होगा, कर्ण वंश, जिसका नाम रहेगा। तो चलिए आज क्लास में हम ये कर्ण वंश और इसके बाद हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे। उसके बाद मगध पर जो भी 7 राजवंशों ने शासन किया वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कर्ण वंश और सातवाहन वंश दोनों समाप्त कर दूं, क्लियर है। तो चलिए टॉपिक दे दीजिए आपको कर्ण वंश। ठीक है, कर्ण वंश, क्लियर है, कौन सा वंश, कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कर्ण वंश नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको। तो ये आपको कर्ण वंश का शासनकाल चलता है 73 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक जो है आपको कर्ण वंश का शासन होता है। 73 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 30 ईसा पूर्व तक। क्योंकि कर्ण वंश का जो है संस्थापक कौन रहेगा, तो इसका संस्थापक जो है, ठीक है, इसका संस्थापक जो है वो वसुदेव होंगे। ठीक है, वसुदेव।
और वसुदेव जो है वो किसकी हत्या करके या कर्ण वंश का स्थापना करता है, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके। बात समझ में, किसकी हत्या, देवभूति की हत्या करके। तो वासुदेव जो है इसका संस्थापक होगा। ठीक, कौन संस्थापक होगा, वासुदेव। और यह अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाता है, तो राजधानी बना लेगा, ठीक है, विदिशा को ही, यानी मध्य प्रदेश में जो विदिशा है, यानी कर्ण वंश का जो, सॉरी, शुंग वंश का जो अंतिम राजधानी रहेगा, उसी राजधानी को जो है कर्ण वंश क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, यानी विदिशा। और यह विदिशा का जो है पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम होता है बेसनगर। ठीक है, बेसनगर। और ये वर्तमान आपका सॉरी, तबीयत खराब। ठीक है, वर्तमान आपका किस राज्य में पड़ेगा, तो आपको मध्य प्रदेश राज्य में पड़ेगा। बात समझ में आया? कर्ण वंश का जो है वह टोटल कितने शासक होते हैं, 4 शासक। ठीक है, इसमें जो है टोटल 4 शासक होंगे। वह 4 शासक में कौन कौन होंगे, तो पहला शासक होगा आपको वासुदेव, जो कर्ण वंश का स्थापना करेगा। ठीक है, कौन होगा, वासुदेव। तो यानी पहला शासक हो गया आपको वासुदेव। क्लियर है, पहला शासक हो जाएगा वासुदेव। दूसरा शासक होगा आपको भूमिपुत्र, भूमिपुत्र। और तीसरा शासक होगा आपको तरायन। कौन होगा, तरायन। और चौथा शासक जो है इसका सुशर्मा। और सुशर्मा जो है आपको अंतिम शासक होता है। ठीक है, सुशर्मा। बात समझ में है? तो इसमें जो है कर्ण वंश में टोटल 4 शासक होंगे। पहला शासक का नाम वासुदेव, दूसरा शासक का नाम भूमिपुत्र, तीसरा शासक का नाम तरायन, और चौथा शासक का नाम जो है सुशर्मा होता है। बात समझ में आए? तो यह वंश जो है टोटल कितने साल तक जो है शासन करता है, तो आप देख लीजिए, यहाँ से अगर निकालिएगा दोनों का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा आपको, 43 साल तक, यानी 43 वर्षों तक जो है वो शासन होता है कन्न वंश का। जो इन 7 राजवंशों में सबसे कम शासन आपका कन्न वंश का ही होता है। क्लियर है? और इस 43 साल में, ठीक है, इस 43 साल में जो है आपका सबसे ज्यादा शासन किसका होता है, तो इस 43 साल में सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो शासक होता है आपको भूमिपुत्र होता है। ठीक है, यह सबसे ज्यादा शासन करता है। यानी सबसे ज्यादा मतलब कितना, माने 43 में ही होगा। तो सबसे ज्यादा शासन करता है आपको 14 वर्ष तक आपको भूमिपुत्र शासन करता है। बात समझ में आए? अच्छा, मौर्य वंश के बाद जो है वो भारत में टोटल 4 आक्रमण होता है। ठीक, कितना आक्रमण हो जाएगा, 4 आक्रमण। और उन 4 आक्रमण में जो है वो शक शासक, जो कि मध्य एशिया के रहने वाले थे, आपका कबीला वाला, यूची कबीला वाला, और वहां से जो है आकर के यहाँ पर भारत में आक्रमण करता है। तो सबसे पहला शक आक्रमण जो है किसके शासन काल में होता है, तो कर्ण वंश के शासन काल में जो है सबसे पहला क्या होगा, शक आक्रमण होगा। ठीक है, शक वंश का जो है मध्य प्रदेश से आएगा, और यह शक आक्रमण करेगा सबसे पहला। सबसे पहला शक आक्रमण किसके शासन काल में, तो आपको कन्न वंश के शासन काल में। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस वंश में टोटल 4 शासक है, वासुदेव, भूमिपुत्र, तरायन और सुशर्मा, जिसमें सबसे ज्यादा समय तक कौन शासन करेगा, तो भूमिपुत्र। क्लियर है? इस वंश में जो है वह अयोग्य और दुर्बल अंतिम शासक होगा आपको सुशर्मा। ठीक है, अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो अंतिम शासक होगा सुशर्मा। क्लियर है? अंतिम शासक हो जाएगा आपको सुशर्मा, सुशर्मा। क्लियर? और जिसके अंतिम शासक होगा सुशर्मा, और चूंकि यह बहुत ही मतलब दुर्लभ है और साथ ही साथ योग्य शासन करने के लायक नहीं है, जब शासन करने के लायक नहीं रहेगा तो कोई दूसरा आएगा और इसकी हत्या करेगा, और इस वंश के जगह पर जो है वह एक नया वंश का स्थापना कर देगा, जैसा कि हम पहले से सीखते आ रहे हैं। क्लियर है? तो सुशर्मा का हत्या कौन कर देता है, तो सुशर्मा का हत्या जो है उसी के मंत्री, ठीक है, सुशर्मा का ही मंत्री रहेगा, जिसका नाम रहेगा सीमुक। क्या नाम रहेगा, सीमुक। और यह सीमुक जो है सुशर्मा यानी कि सीमुक, ठीक है, सुशर्मा की हत्या कर देगा, और कर्ण वंश को जो हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, और समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना करेगा, जिसका जो कौन सा वंश कहलाएगा, सातवाहन वंश। कौन सा वंश, सातवाहन वंश। बात समझ में आए? ठीक है, अब जो है इसके बाद कर्ण वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ेंगे हम, तो सातवाहन वंश पढ़ेंगे। और ये कर्ण वंश समाप्त कैसे होता है, तो इसका अंतिम शासक होता है सुशर्मा, जिसकी हत्या इसी के मंत्री, सुशर्मा के मंत्री ही सीमुक कर देते हैं। ठीक है, यह कब हत्या करेंगे, तो आपको 30 ईसा पूर्व जो है मैं आपको हत्या कर देता। और यह सीमुक को जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है वह आंध्र राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में? तो कैसे जो है वह एक वंश समाप्त होता है, दूसरा वंश का स्थापना होता है,
वो सीक्वेंस को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो कर्ण वंश के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है टोटल मतलब इस ट्रिक में टोटल 7 राजवंश था, तो उन सातों राजवंश के बारे में हमको जानना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्ण वंश नहीं पढ़ेंगे तो बीच में जो है वो गैप लगेगा हमको। तो इसलिए हम कर्ण वंश के बारे में भी पढ़ते हैं। इसका शासनकाल टोटल 73 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक नहीं 43 वर्षों तक शासन करेगा। कितने वर्षों तक? 43 वर्षों तक जो है वह कर्ण वंश का शासन होगा। और इस 43 वर्षों में टोटल जो है कितने शासक होंगे? तो 4 शासक। पहला होगा वासुदेव, दूसरा भूमिपुत्र, तीसरा तरायन और चौथा सुशर्मा। इसमें 3 के बारे में आपको मेन रूप से ध्यान देना है। पहला वासुदेव जो है वह कर्ण वंश की स्थापना करता है और अपनी राजधानी विदिशा यानी बेसनगर मध्य प्रदेश को बनाता है। सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजा जो होता है भूमिपुत्र होता है, जो कि लगभग 14 वर्षों तक शासन करता है। टोटल तो 43 है और 43 में ही मात्र 14 वर्ष का शासन करता है, जो सबसे ज्यादा होता है इस वंश के लिए। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना आपको सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा जो है वो कर्ण वंश का अंतिम शासक होगा। और जिस सुशर्मा का ही मंत्री सिमुक, जिसे आंध्र राजा के नाम से जाना जाता है, ये 30 ईसा पूर्व जो है वह यानी सिमुक जो है वह क्या करेगा? सुशर्मा की हत्या कर देगा और हत्या करके जो है वह कर्ण वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और एक नया वंश का स्थापना करेगा जिसे कहेंगे हम सातवाहन वंश। ठीक, और यह स्थापना कब करता है? तो 30 ईसा पूर्व जो है वह सातवाहन वंश की स्थापना करे। यहाँ तक समझ में आया? तो कर्ण वंश समझ में आया? तो चलिए अब टॉपिक दे दीजिए आप सातवाहन वंश। ठीक है, इसको आप सातवाहन वंश नहीं होगा, यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिएगा आपको कर्ण वंश। क्लियर है? तो चलिए अगला जो है वो कौन सा वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो आपको हसीन मुसुक शाह देखा था ट्रिक से, हसीन मसुक शाह। हसीन मसुक शाह में ठीक है हर्यक वंश, हा से हर्यक वंश पढ़ लिया, शिशुनाग वंश पढ़ लिया, नंद वंश पढ़ लिया, मौर्य वंश पढ़ लिया, शुंग वंश पढ़ लिया, कर्ण वंश पढ़ लिया। ठीक है, तो बच कौन सा गया? तो बच गया आपको सातवाहन वंश। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए आप सातवाहन वंश और देखते हैं कि सातवाहन वंश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है जिससे जो है आपको मात्र एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए टॉपिक दीजिए आप सातवाहन वंश और सातवाहन वंश का स्थापना कैसे होता है और इसका संस्थापक कौन रहेगा, ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया। तो टॉपिक दीजिए आप सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का शासन काल कब से कब तक होगा? तो यह आपको लगभग किसी न किसी तरह से जो है वह 300 यानी 300 वर्षों तक जो है वह शासन करता है। कितने सौ वर्षों तक? 300 वर्षों लगभग लगभग। तो आपको 30 ईसा पूर्व से लेकर के ठीक है 250 एडी, एडी मतलब ईसवी ठीक है, यानी बीसी का मतलब होता है आपको ईसा मसीह के जन्म के पहले और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। और अभी जो है वो कौन सा ईस्वी चल रहा है? तो 2024 ईस्वी चल रहा है। तो आपको 30 ईसा पूर्व से ले यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 250 साल तक किस वंश का शासन चलता है भारत में? तो सातवाहन वंश। बात समझ में आए? मतलब लगभग 300 वर्ष चलता है, तो मुख्य रूप से नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे जो है वो भाग अलग अलग राजवंशों में टूट जाएगा, जो कि हम अगले जो सातवाहन वंश के बाद जो हम पढ़ेंगे कि भारत में टोटल 4 आक्रमण होते हैं। ठीक, कितने आक्रमण होंगे? 4 आक्रमण। तो उन 4 आक्रमण में जो है वो कौन कौन आक्रमण करेंगे, ठीक है, वो भी हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। बात समझ में आया? तो पहले हम सातवाहन वंश पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उन चारों आक्रमण के बारे में भी देखेंगे। तो सातवाहन वंश का जो है संस्थापक सबसे पहले, तो इसका संस्थापक जो है वह कौन होगा? तो संस्थापक जो है संस्थापक संस्थापक हो जाएगा सिमुक। ठीक, और यह सिमुक जो है वह किसकी हत्या करता है? तो आपको कर्ण वंश का अंतिम शासक जिसका नाम होता है सुशर्मा, सुशर्मा की हत्या कर देगा। ठीक है, यह सिमुक किसकी हत्या करता है? तो सिमुक हत्या करेगा सुशर्मा का। किसकी हत्या करेगा? सुशर्मा, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक होगा। ठीक है, सुशर्मा की हत्या करता है और कर्ण वंश का जगह पर कौन सा वंश का स्थापना कर देगा? आपको सातवाहन वंश का। बात समझ में आए? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक सिमुक होगा और यह अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा? तो राजधानी जो है वह तग्गर को बनाएगा। ठीक है, यानी सिमुक अपनी राजधानी कहाँ बनाती है? तो तग्गर को। क्लियर है? प्रारंभ में यह वंश जो है आपको महाराष्ट्र वाले एरिया में, महाराष्ट्र के यहाँ जो जैसे ये आपको दक्षिण भारत आप देख रहे हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है आपको महाराष्ट्र में ही जो है आपको महाराष्ट्र का क्षेत्र ही सबसे पहले आपको सातवाहन वंश का क्षेत्र होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र होगा,
लेकिन इस महाराष्ट्र से जो है सातवाहन वंश को जो है भगा दिया जाएगा, ठीक है, यानी भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तब यह महाराष्ट्र से कहाँ चले आएंगे, आंध्र प्रदेश चले आएंगे, ठीक है, कहाँ चले आएंगे, आंध्र प्रदेश चले आएंगे। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज है। सातवाहन वंश का संस्थापना जो है वह सिमुक करते हैं, और सिमुक जो है वह कौन होते हैं, वह कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के मंत्री होते हैं, और यही मंत्री जो है वह सुशर्मा की हत्या कर देगा और कर्ण वंश को हमेशा के लिए समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। यह अपनी राजधानी जो है वह तग्गर रखेगा। सातवाहन वंश को जो है प्रारंभ में यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही शासन करता है, उसी के क्षेत्र में रहता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। किंतु शक राजाओं ने जो है इस पर इतना आक्रमण करता है कि इसको जो है शक राजाओं के द्वारा महाराष्ट्र छोड़ने पर क्या कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। और यह महाराष्ट्र से जो है फिर कहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे, तो आपको आंध्र प्रदेश स्थानांतरित हो जाएगा। बात समझ में आए? इसलिए जो है सातवाहन वंश को जो है आंध्र प्रदेश से जब स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण से जो है पुराण में, ठीक है, इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। बात समझ में आए? ठीक है, पुराण में जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? आंध्र सातवाहन। सातवाहन वंश जो है किसी न किसी रूप से जो है वह कितने शताब्दी तक, यानी कि 3 शताब्दी यानी 3 सदी तक जो है वह भारत पर शासन करता है। ऐसा नहीं कि जैसे मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया या अशोक ने, उस तरह से नहीं, किसी न किसी तरह से जो है टोटल 300 वर्षों तक भारत में शासन करता है, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का जो है सर्वाधिक शासन काल होता है। बात समझ में आए? जितना भी राजा हुआ है उसमें सर्वाधिक शासन जो है वह किसी वंश के बारे में पूछा तो सबसे कौन सा वंश हो जाएगा, तो सातवाहन वंश। और कितने वर्षों तक शासन करता है, ये 300 वर्षों तक। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, कभी यहाँ किया, कभी उधर भागा, कभी मतलब जोर तोड़ से करेगा, ठीक है, कहीं एक जगह पे ही रह के, या तो वहां से भागने पर मजबूर हो जाएगा। इस तरह से जो है टोटल 3 शताब्दी तक जो है वो सातवाहन वंश भारत पर शासन इनका रहता है। बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सातकर्णी, देखिए इसके बाद जो है आपको सातवाहन वंश में सातकर्णी प्रथम जो है सातवाहन वंश का पहला शासक माना जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो साक्ष्य पाए गए हैं वो थोड़ा उल्टा पलटा पाए गए, साथ ही साथ सातवाहन वंश के साक्ष्य उतने अधिक नहीं पाए गए हैं जितने आपका मौर्य साम्राज्य के पाए गए। तो यहाँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम आपको क्लियर करते चलेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि 300 साल तक शासन करेगा। सातकर्णी प्रथम जो है सातवाहन वंश का पहला शासक माना जाता है। क्लियर है? कौन सा शासक? सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम जो है वह सातवाहन वंश का पहला शासक माना। यह संस्थापक जरूर होता है, सिमुक संस्थापक जरूर होता है, लेकिन यह महाराष्ट्र कहाँ चला जाएगा, आंध्र प्रदेश यह स्थानांतरित हो जाएगा। बात समझ में आए? इसलिए जो है सातवाहन वंश का जो है पहला शासक वह किसे माना जाता है, तो सातकर्णी प्रथम को। ठीक, किसे माना जाता है, तो सातकर्णी, ठीक है, सातकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश का पहला यानी प्रथम शासक माना जाता है। बात समझ में आए? पहला शासक माना जाएगा। क्लियर है? प्रथम शासक किसे माना जाएगा, तो सातकर्णी प्रथम को। ठीक है, इसे सातकर्णी प्रथम ही बोलेंगे। क्लियर? पहला शासक माना जाएगा। और इसकी जानकारी जो है सातकर्णी प्रथम, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो जानकारी जब पर नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, नानाघाट अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख। और ये नानाघाट अभिलेख कहाँ है, तो ये आपको पुणे में, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में नानाघाट अभिलेख है। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि सातवाहन वंश का प्रथम जो शासक के रूप में देखा जाए तो वह कौन था, तो सातकर्णी प्रथम था। क्लियर है? तो सातकर्णी प्रथम ने जो है आपको दक्षिणापति का भी उपाधि धारण किया था। साथ ही साथ सातकर्णी प्रथम का नाम जो है आपको सांची स्तूप में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सांची स्तूप का जब प्रवेश द्वार है, ठीक है, सांची स्तूप, तो सांची स्तूप का जो प्रवेश द्वार है, इस सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर जो है वो किसका अंकन मिलता है, तो हमको सातवाहन वंश सातकर्णी प्रथम का नाम मिलेगा, सातकर्णी प्रथम का। क्लियर हुआ? तो सातकर्णी प्रथम जो है वह सातवाहन वंश का पहला शासक होगा। और इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त हो रही है। किस अभिलेख से? नानाघाट अभिलेख से प्राप्त हो रही है। और यह नानाघाट अभिलेख जो है वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह अभिलेख मतलब सातकर्णी प्रथम की पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी नैनिका के द्वारा बनाया गया।
किनके द्वारा बनाया जाएगा, तो नैनिका के द्वारा इन्हें बनाया जाएगा। और सातकर्णी प्रथम शासक का नाम जो आपको सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में भी आपको देखने मिलेंगे। और यह सातकर्णी प्रथम जो है आपको 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है। ठीक है, कितने अश्वमेध यज्ञ कराएगा? 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है और एक जो है राजसूय यज्ञ कराता है। ठीक है, राजसूय यज्ञ जो है आपको राज्याभिषेक के समय होता है, और अश्वमेध यज्ञ यानी इसका मतलब ये होता है कि यज्ञ करने के बाद ये एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जहां तक जाएगा वो क्षेत्र जो है वो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा का हो जाएगा। अगर उस घोड़े को कोई रोक देता है तो यह माना जाता है कि वह मतलब जो यज्ञ किया है उसका वह विरोध कर रहा है, और उससे जो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो सातकर्णी प्रथम जो है, जो कि प्रथम शासक माना जाता है, इसका आपको जानकारी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त हो रही है। और नानाघाट अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो इनकी पत्नी नैनिका के द्वारा। सातकर्णी प्रथम का जो है नाम है आपको सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पे भी आपको देखने मिलेंगे। सातकर्णी प्रथम जो है 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी कराता है। बात समझ में आए? तो सातवाहन वंश का जो है वह संस्थापक कौन है? तो सिमुक। तो इसके बारे में करिए, हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लिंक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक हो जाएगा आपको सिमुक। क्लियर है? इसके बाद जो है पहला शासक किसे माना जाता है? तो पहला शासक जो है वो सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। ठीक है, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश का जो सबसे योग्य शासक होगा उनका नाम होता है हाल। क्लियर? यानी सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक था हाल, और हाल ने जो है प्रकृति भाषा में गथा सप्तशती की रचना की गई। ठीक है, ये इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, और इस पुस्तक का नाम क्या होता है? गाथा सप्त। ठीक है, गाथा सप्तशती। बात समझ में? और सबसे योग्य शासक होंगे आपको हाल। पर ये आपका प्रथम था और ये आपका संस्थापक था। ये आपको प्रथम माना जाता है, इसे प्रथम तो सिमुक ही होना चाहिए, लेकिन प्रथम शासक जो है वह सातकर्णी से नानाघाट अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है। बात समझ में? और ये आपको गाथा सप्तशती जो पुस्तक है यह किस भाषा में थी? तो प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में आपको गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना की गई थी। इस वंश का जो है सबसे प्रतापी और योग्य शासक कौन रहेगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। बात समझ? ये आपका सातकर्णी प्रथम है। ठीक, और सबसे शक्तिशाली शासक जो होगा सातवाहन वंश का, सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन हो जाएगा? तो सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है वह समाज कैसा होगा? मात्र सतात्मक, इसलिए ये आपको प्रत्येक नाम के पहले जो है वह स्त्री का नाम होता है, यानी इनके माता का नाम होता है। बात समझ में? समाज क्या रहेगा? मात्र सतात्मक समाज रहेगा। ठीक है, मात्र सतात्मक समाज कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से अभी जो है वो कौन सा समाज है? तो प्रीसतात्मक, मतलब आपका पहचान किसके द्वारा हो रहा है? आपके पिता के द्वारा। तो ऐसे समाज को हम प्रीसतात्मक समाज कहते हैं। लेकिन मात्र सतात्मक समाज ऐसा समाज होता है जिसमें पुत्र की पहचान जो है उसके पिता से न होकर के किससे होती है? माता से होती है। तो सातवाहन वंश जो है वह कैसी समाज थी? तो आपको मात्र सतात्मक समाज थी। इनके नाम के आगे जो है इनके माता का नाम होता था, और साथ ही लेकिन आपका राजा जो है वह पुरुष ही होगा। बात समझ में आए? तो इसलिए जो आप जितने भी नाम देखेंगे ये आपका आगे में, ये अभी भी आप देख रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली शासक जो सातवाहन वंश का है वह गौतमी पुत्र ऐसे रहेगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, कौन सा? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वह सबसे शक्तिशाली शासक होंगे सातवाहन वंश के। क्लियर है? और इसके समय में जो है वह नासिक का शक शासक क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ठीक है, कहाँ का? नासिक का। यानी शक शासक जब भारत पर आक्रमण करता है तो टोटल 5 जगहों पर जाकर के बस जाता है, जिसमें नासिक होगा, मथुरा होगा, तक्षशिला होगा। क्लियर है? और आपका उज्जैन होगा। तो आपका नासिक का जो शक शासक होगा जिनका नाम होता है, ठीक है, जिनका नाम होगा आपको नहपान। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल में जो है वह कौन आक्रमण कर देगा? तो शक शासक। और शक शासक कौन होगा? तो आपको नहपान। ठीक है, शक शासक नहपान जो है वह क्या करेगा? नहपान जो है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी कि यहाँ पे आपका आक्रमण कर देगा शक शासक नहपान। लेकिन इस आक्रमण में जो है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या होता है? यह विजय हो जाएगा, और नहपान जो है वह क्या हो जाएगा? यह हार जाएगा। बात समझ में आए?
जब गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वह मगध का शासक होगा, तो इस समय जो है वह शक शासक नहपान क्या करेंगे, मतलब आक्रमण करेंगे। लेकिन इस आक्रमण में जो है वह नहपान क्या हो जाता है, हार जाता है और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वह विजय हो जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कहाँ से, तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है आपको, इसकी जानकारी प्राप्त होगी आपको जोगलबंदी में मिला सिक्का से। बात समझ में आए? यानी कि जोगल, महाराष्ट्र का जो है जोगलबंदी में सिक्का मिलता है, उस सिक्के से जो है इस जानकारी के हमें प्राप्त, मतलब इस आक्रमण की जानकारी के हमें प्राप्त होती है। ठीक है, महाराष्ट्र के जोगलबंदी, ठीक है, महाराष्ट्र कौन सा स्थान है आपको, जोगल थम्बी। ठीक है, महाराष्ट्र का जोगल थम्बी से सिक्का मिलता है और इस सिक्का से हमें जानकारी मिलता है कि यहाँ पर शक आक्रमण नहपान ने जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन काल में आक्रमण किया था और यह आक्रमण में गौतमीपुत्र सातकर्णी जीत जाता है, यानी विजय होता है और नहपान क्या होते हैं, हार जाते हैं। अच्छा, यह जीत जाता है और हार जाता है, तो इसमें सिक्का से कैसे प्राप्त होगा, कैसे जानकारी हमें मिलेगा, तो इस सिक्का का दो पहलू होता है। जैसे अभी हम बोलते हैं तो एक तरफ हम बोलते हैं चीत और दूसरा तरफ हम बोलते हैं पट, यानी हेड और टेल होता है। तो उसी प्रकार से उस समय जो जोगल थम्बी से जो सिक्का मिला है, उस सिक्के में जो है वह एक तरफ जो है वह किसका चित्र अंकन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का, यानी एक सिक्का का दो पहलू हो गया। जैसे ये एक सिक्का है तो एक सिक्का का एक पहलू और एक सिक्का का एक पहलू। ठीक है, तो एक सिक्का का एक पहलू में जो है आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र अंकन है और दूसरे साइड में जो है आपको नहपान का चित्र अंकन है। ठीक है, और इस वजह से इससे पता क्या चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, जैसे एक जिधर रहेगा इनका उधर लिखा रहेगा विजय और जिधर चित्र रहेगा नहपान का उधर लिखा रहेगा पराजय। बात समझ में आया? तो इनकी जानकारी जो है महाराष्ट्र के नासिक के जोगल थम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है, जिससे एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकन है और साथ ही साथ दूसरी ओर जो है वह शक शासक नहपान का चित्र अंकित है। क्लियर है? और जिससे पता यह भी चलता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को क्या किया, हराया है। बात समझ में आए? और यही गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वह शक्तिशाली होता है। तो एक तरह से माना जाता है कि सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी, उस प्रतिष्ठा को जो है वह पुनः प्राप्त करता है कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी। बात समझ में आए? तो पुनः जो है प्रतिष्ठा कौन लौटा रहा है, तो पुनः प्रतिष्ठा जो सातवाहन वंश का वह लौटा रहा है आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी लौटा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला शासक यानी संस्थापक के रूप में हम देखेंगे तो सीमुख हो जाएंगे, जिसे जो है आंध्र राजा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम शासक किसे माना जाता है, तो सातकर्णी प्रथम को सबसे योग्य शासक होता है हाल, जिसके द्वारा प्रकृति भाषा में एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है गाथा सप्तशती। ठीक, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसी गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन काल में जो है शक शासक, ठीक है, नासिक का शक शासक नहपान जो है वह आक्रमण करता है और इस आक्रमण में जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी विजय होता है और नहपान जो है वह हार जाता है, जिसकी जानकारी हमें महाराष्ट्र के जोगल थम्बी में मिले सिक्कों से प्राप्त होती है, जिसके सिक्के के एक तरफ जो है वह गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकन होता है, दूसरी तरफ जो है नहपान का चित्र अंकन होता है, जिससे हमको यह पता चल जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या होगा, विजय होगा और नहपान जो शक शासक होगा वह पराजय हो जाए। और यह शक जो है यानी कि यह कहाँ से आएंगे, तो यह आपको मध्य एशिया से आएंगे, जो हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक, यह आएंगे मध्य एशिया से, यूची कबीला वाला जो है उसको मध्य एशिया से क्या करता है, भगा देता है। और यह भाग करके जो है कहाँ आ जाएंगे, आपका भारत का जो है आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है सबसे पहले आएंगे। तब जो है वह अभी वर्तमान जो भारत है वहाँ पर, जिसमें आपको मथुरा में रहेगा, साथ ही साथ तक्षशिला में, नासिक में, ठीक है, उज्जैन में, इस प्रकार से टोटल 5 जगहों पर जो है वह अपना मतलब एक तरह से बस जाते हैं आकर के। कौन, शक शासक। तो वही नासिक का शक शासक नहपान जो है वह गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन काल में आक्रमण करता है। बात समझ में आए? अरे जोगल थम्बी सिक्का वाला जो बात है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक समझने में किसी पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का जो अगला शासक होगा उसका नाम रहेगा वशिष्ठ पुत्र पुल्लोवामी। ठीक है, यानी कि चलिए एक तरह से लिख देते हैं। तो एक हो गया आपको सीमुख जो कि संस्थापक होगा, सीमुख के बाद जो है वह हो जाएगा आपका सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी
सातकर्णी प्रथम। ठीक है, ये आपको पहला शासक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम के बाद सबसे योग्य शासक होगा आपको हाल, और हाल के बाद जो है सबसे मतलब शक्तिशाली शासक जो होंगे वो आपको सातकर्णी प्रथम होंगे। ठीक, और सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में शक शासक क्या करेगा? आक्रमण करेगा नहीं। सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासनकाल में होता है ना। ठीक है, गौतमी, चलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसके बाद हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्लियर है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जो अगला शासक होगा जिनका नाम रहता है आपको वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी। ठीक है, क्या नाम रहेगा? वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी। पुल्लु आपको मावी, पुल्लु मावी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लु मावी। तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लु मावी जो है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जो है वह अगला शासक होगा। लेकिन इसके समय में जो है जिस प्रकार से गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में जो है वह कौन आक्रमण करता है? नहपान, जिसमें नहपान हार जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जीत जाता है। लेकिन वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी के शासन काल में भी जो है वह शक क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो शक जो वह आक्रमण करते हैं तो उनका नाम क्या होगा? क्लियर है? उनका नाम क्या होगा? तो इस समय जो है उज्जैन के शक शासक, यहाँ पर नहपान जो है वह नासिक के शक शासक होते हैं। क्लियर है? नासिक के शक शासक। और इसमें आपको वशिष्ठ पुल्लवामी के शासन काल में जो है वह कहाँ के शक शासक आक्रमण करेंगे? तो यहाँ पर जो है वो उज्जैन के शक शासक आक्रमण करेंगे। उज्जैन कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश वाला एरिया, यानी उज्जैन के शक शासक जो है वह क्या करेंगे? वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी के शासन काल में जो है वह आक्रमण करेगा। और यह उज्जैन का जो शक शासक होंगे इस आक्रमण में यह विजय हो जाता है और वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। बात समझ में आए? तो इस वंश का जो है अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी था। इस समय जो है वह पुनः उज्जैन के शक आक्रमण होता है और इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व जो है वह रुद्रदामन करेगा। ठीक है, यानी उज्जैन का जो शक शासक होगा यह कौन होगा? आपको रुद्रदामन, और यह बहुत शक्तिशाली शासक होता है। ठीक है, कौन? रुद्रदामन। और ये रुद्रदामन जो है वह क्या होगा? विजय होगा, और साथ ही साथ जो है वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी जो है वह पराजय हो जाएगा। बात समझ? लेकिन जैसे पराजय होगा तब यह मतलब इसकी हत्या नहीं करता है, बल्कि फिर दोनों के बीच संधि हो जाता है, यानी कि एक विवाह संबंध स्थापित हो जाए। यानी किसी का पुत्र किसी का पुत्री से जो है वह विवाह कर देगा और दोनों जो है वह समधि बन जाएगा। बात समझ में? तो ये जो है आपको सातवाहन वंश के बारे में ये आपका था। और यही आपको रुद्रदामन जो है वो आगे चल करके जो है वह आंध्र सम्राट की उपाधि धारण कर लेगा। ठीक, कौन सी उपाधि? आंध्र सम्राट की उपाधि। और पुलवामी ने जो है अमरावती इसी बौद्ध स्तूप का जो है वह किला बंदी कराता है। ठीक है, बौद्ध स्तूप, कौन से बौद्ध स्तूप का? तो अमरावती में। अमरावती में जब बौद्ध स्तूप होगा, ठीक, कहाँ पे? अमरावती में। ठीक है, अमरावती में जब बौद्ध स्तूप होगा उसका क्या कराएगा? यह किला बंदी कराएगा। ठीक है, क्या कराएंगे? किला बंदी कराता है। तो प्रश्न आ सकता है कि अमरावती का बौद्ध स्तूप, चलिए, बौद्ध स्तूप का जो है किला बंदी कौन कराएगा? तो आपको वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी। बात समझ में आए? देखिए प्रत्येक नाम के आगे जो है उनके माता का नाम जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है आपको इस वंश का जो अंतिम शासक होंगे, ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक होंगे उनका नाम रहेगा यज्ञ श्री सातकर्णी। क्लियर है? तो चलिए हम अगले स्लाइड में लेते हैं तो और ज्यादा बेटर होगा। तो अंतिम शासक कौन होगा? तो अंतिम यानी सातवाहन वंश का अंतिम शासक, इसका जो अंतिम शासक का नाम होगा आपको यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी। क्लियर है? यज्ञ श्री सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के अंतिम शासक होंगे। साथ ही साथ जो है इसने यानी यज्ञ श्री सातकर्णी जो है वह सिक्के पर जो है वह जहाज का चित्र अंकित करवाया था। ठीक है, सिक्के चलाया था जिसपे सिक्के पर किसका चित्र अंकित था? तो आपको जहाज का चित्र जो है वह अंकित था। तो प्रश्न आ सकता है कि जहाज अंकित चित्र वाले सिक्के जो है वह किसके द्वारा चलाया गया था? यज्ञ श्री सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का क्या होगा? तो सातवाहन वंश का यह आपको अंतिम शासक होगा। ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी। सातवाहन वंश जो है वह उत्तर और दक्षिण भारत में जो है सेतु का काम करता था, क्योंकि
देखिए इसका जो है कोई सातवाहन वंश का जो, जैसे आपको महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो महाराष्ट्र में जो अधिकार था वह सात शक शासक, सॉरी, ये आपका सातवाहन वंश, साथ ही सातवाहन वंश जो आपको उत्तर भारत में भी क्या था, वह फैला हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश जो उत्तर और दक्षिण भारत में सेतु का काम करता था। ब्राह्मणों का जो है सबसे पहला ये प्रश्न आता है। अब सातवाहन वंश का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है क्योंकि भूमि दान की प्रथा जो है वह कौन प्रारंभ किया। ठीक है, भूमि दान की प्रथा। तब ब्राह्मणों को जो है सबसे पहले भूदान प्राप्त, मतलब भूमि दान करने का, किसे भूमि दान करेगा, तो ब्राह्मण यानी पंडित को। तब ब्राह्मणों को जो है भूमि दान करने की प्रथा जो है सबसे पहले किसने शुरू किया है, तो सबसे पहले इस प्रथा को शुरू किया है आपको सातवाहन ने। ठीक है, यानी शुरू कौन किया, शुरू किया आपको सातवाहन वंश ने। लेकिन सबसे ज्यादा इसका उपयोग कौन किया, अगर ये पूछेगा, तो सबसे ज्यादा उपयोग जो है, यानी सबसे ज्यादा जो भूमि दान किया है, सबसे ज्यादा अगर ये पूछता है, तो ये हो जाएगा आपको गुप्त का। ठीक है, यानी गुप्त शासकों के द्वारा जो है वह सबसे ज्यादा भूमि का मतलब दान दिया गया है। लेकिन इसकी शुरुआत कौन किया था, इसका शुरुआत जो है सातवाहन वंश ने ही किया था। बात समझ, यानी ब्राह्मणों को जैसे अभी भी होता है, आप देखते होंगे कि ब्राह्मणों को जो है जब पूजा पाठ कराते हैं, तब ब्राह्मणों को कुछ दान में देते हैं। तो उस समय जो है ब्राह्मणों को जो है वह कोई सामान दान नहीं दिया जाता, भूमि ही दान दी, उस समय तो भूमि लेने वाला कौन रहेगा, पूरा दुनिया में भूमि पड़ा हुआ है। तो चलो सातवाहन वंश जो है क्या करता है, भूमि जो ब्राह्मणों को दे देगा, चलो तुम भी क्या करो, खुश करो, अपने भूमि में जो है वह अनाज पैदा करो, आपको कृषि करो। क्लियर है। लेकिन ये शुरुआत करता है सातवाहन वंश, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है, तो गुप्त शासक, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वेतन के बदले जो है भूमि देने की सामंती व्यवस्था को सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, यानी कि अभी जो है आप कोई काम करेंगे तो वेतन के बदले पैसा मिलेगा। ठीक, काम के बदले वेतन यानी पैसा, लेकिन इस वेतन के बदले जो है भूमि मिलता था। ठीक है, वेतन के बदले क्या मिलता था, भूमि मिलता है, यानी भूमि देने की प्रथा यह किसने प्रारंभ किया था, तो यह प्रारंभ किया था आपको सातवाहन वंश ने। बात समझ में आए? यानी कि ब्राह्मणों को भूमि देने की बात जो आएगा तो आपको सबसे पहले सातवाहन वंश ने शुरुआत किया था। वेतन हम पैसा नहीं देंगे, उसके बदले हम भूमि देंगे, तो यह व्यवस्था कब लाई गई थी, तो आपको सातवाहन वंश के समय में ही लाई गई थी। जो आगे चल करके जो है वो एक तरह से देखा जाए तो मतलब अच्छा भी था और खराब भी था, क्योंकि धीरे धीरे सामंत जो होते थे उनके पास बहुत ही ज्यादा जब भूमि हो जाता था, तो वो राजा के विरुद्ध ही क्या करते थे, मतलब विरोध उत्पन्न करने लगते थे। बात समझ में आए? तो इस समय जो है आपको वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था को जो है सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो उपयोग कौन किया इसको, यानी इस प्रथा को सबसे ज्यादा कौन चलाया है, तो सबसे ज्यादा आपको चलाएगा अब गुप्त शासक ही। ठीक है, यानी कि गुप्त राजा ने जो है आपको सबसे ज्यादा चलाएगा। तो दोनों में जो है भूमि से संबंधित अगर प्रश्न रहेगा तो सबसे ज्यादा पूछेगा तो गुप्त शासक, और शुरुआत किसने किया है, तो सातवाहन वंश ने इसकी शुरुआत की है। क्लियर है। इस वंश का जो है आपको गांव को क्या कहा जाता था, गौलमिक। इस वंश के समय गांव को क्या कहा जाता था, आपको गौलमिक कहा जाता था। क्लियर है, क्या कहा जाएगा आपको, गौलमिक कहा जाएगा। और इस वंश में दक्कन का जो क्षेत्र है वहां पे आपको कपास उगाया जाता था, यानी इस समय जो है कपड़ों का काफी ज्यादा फसल किया जाता है, कपास का। क्लियर है। सातवाहन वंश जो है मात्र शतात्मक समाज थी, यह आपने आपको मैंने बताया है कि इस समय जो है वह कैसी समाज रहेगी, तो समाज होगा आपको मात्र शतात्मक समाज। ठीक है, मात्र शतात्मक समाज। इसलिए आपको प्रत्येक राजा के नाम के आगे जो है वह इसके माता का नाम जो है आपको जुड़ा रहेगा, यानी पुत्र की पहचान किससे हो रही है, माता से होगी, तो उसे हम मात्र शतात्मक समाज कहेंगे। अभी वर्तमान में कौन सी समाज है, तो आपको प्रीत शतात्मक समाज, यानी कि पुत्र की पहचान जो उसके माता से नहीं बल्कि उसके पिता से होती है। बात समझे? यानी कि यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा क्या होगा, पुरुष ही होगा। सातवाहन वंश के समय जो सबसे जो फेमस सिक्का होगा, ठीक है, सिक्का, वो आपको सीसा का सिक्का पूछा जाता है कि सीसा का सिक्का जो है वह किसके शासन काल में चलाया गया था, तो सीसा का सिक्का चलाया गया था आपको सातवाहन वंश के शासन काल में। ठीक है, इस समय चांदी के भी सिक्के होते थे और सोने के भी सिक्के होंगे। तो चांदी का जो सिक्का होगा, चांदी का सिक्का, और दूसरा होगा आपको सोने का सिक्का। ठीक है, चांदी का सिक्का को जो हम क्या कहेंगे, तो कसारपन कहेंगे।
और सोने के सिक्कों को हम स्वर्ण कहेंगे। बात समझ में आया, कसारपन और सोने के सिक्के को हम स्वर्ण कहेंगे। क्लियर है। सातवाहन साम्राज्य के जो भी मतलब एरिया भूभाग होगा वो आपको गोदावरी नदी के घाटे के आसपास था, जिस कारण से यह आपको भूभाग काफी ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की जो भूमि होगी वो आपको सबसे अधिक उपजाऊ थी उस समय की। ठीक है, यानी कि गोदावरी नदी किनारे रहेगा तो भूमि क्या होगा, उपजाऊ ही होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है सातवाहन वंश क्या होता है, आपको समाप्त होता है। तो इधर से उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जितने जो आपको मौर्य साम्राज्य से पूछे जाते हैं। या हम प्रीवियस ईयर का जब प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे जो है वह ज्यादा प्रश्न नहीं रहते। इसलिए हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, वो हम कोशिश की आपको मतलब बताने के लिए। और थोड़ा सातवाहन वंश आपको पढ़ने में थोड़ा और लग रहा होगा कि जितना सीक्वेंस उधर बन रहा था उतना सीक्वेंस जो है वह इधर नहीं बन पाया। क्लियर है। तो चलिए फिर भी हम सातवाहन वंश को हम याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, तो संस्थापक हो जाएगा आपको सीमुक। और यह सीमुक जो है वह किसकी हत्या करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना करता है, तो यह हत्या करेगा आपको सुशर्मा का। और सुशर्मा कौन होता है, तो सुशर्मा जो है सुशर्मा आपका कर्ण वंश का अंतिम शासक होता है। क्लियर है। कर्ण वंश टोटल 4 शासक होंगे जिसमें अंतिम शासक सुशर्मा होंगे, और जिसकी हत्या सीमुक कर देगा और कर्ण वंश को समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। और सातवाहन वंश जो है किसी न किसी तरह से जो है टोटल 300 वर्षों तक जो है क्या करता है, भारत में शासन करता है। कंटिन्यूअस नहीं करता, मतलब किया फिर हट गया, फिर किया फिर हट गया, या कुछ यहाँ पे है कुछ वहां पे, इस तरह से टोटल 300 वर्षों तक शासन करता है। जो भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश हो जाएगा आपको सातवाहन वंश। क्लियर है। इसके बाद जो है आपको सातवाहन वंश का प्रथम शासक किसके माना जाता है, तो प्रथम शासक माना जाता है आपको सातकर्णी प्रथम को। क्लियर है। सबसे योग्य शासक माना जाता है आपको हाल को। और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। क्लियर है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल में जो है आपको नासिक का शक शासक नाहपान क्या करता है, आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण में नाहपान खुद हार जाता है और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वह विजय मतलब जीत जाता है। और जिसके हम जानकारी महाराष्ट्र के जोगल थम्बी में मिले सिक्कों से प्राप्त होती है। इस सिक्के में जो एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी के चित्र अंकन है और दूसरी तरफ शक शासक नाहपान का चित्र अंकन, जिसमें एक तरफ पराजय दिखाया गया और एक तरफ विजय को दिखाया गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो अगला शासक होगा वशिष्ठ पुल्लुवामी होता है। इसके शासन काल में यह आपको नासिक का शक शासक आक्रमण करता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में। और इसमें जो आपको उज्जैन का शक शासक रुद्रदामन क्या करेगा, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के शासन काल में आक्रमण करेगा, जिसमें जो है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जब वह हार जाता है और रुद्रदामन जो है वह जीत जाता है। बात समझ आए? फिर बाद में जो है दोनों के बीच संधि हो जाएगी और विवाह संबंध स्थापित हो जाएगा। और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो आपको अमरावती का जो बौद्ध स्तूप रहेगा उस बौद्ध स्तूप को क्या करेगा, यह किला बंदी कराएगा। क्लियर है। तो ये एक तरह से राजा के बारे में देख लिया हमने कि संस्थापक जो है वह हो जाएगा सीमुक, पहला शासक सातकर्णी प्रथम होंगे, सबसे योग्य शासक हाल होंगे। साथ ही साथ आपको सातकर्णी प्रथम जो है सॉरी गौतमीपुत्र सातकर्णी वो सबसे शक्तिशाली शासक होंगे। और इसके शासन काल में जो है नाहपान जो नासिक का शासक होगा वह आक्रमण करेगा, और आक्रमण करने में इसमें कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी विजय हो जाते हैं और नाहपान हार जाते हैं। इसके बाद जो है वशिष्ठ पुलवामी जो है वह शासन अगला शासक होगा और इसके शासन काल में भी जो है शक आक्रमण करेंगे। और यह शक उज्जैन का शक शासक रुद्रदामन आक्रमण करता है और इसमें लेकर रुद्रदामन विजय हो जाता है और वशिष्ठ पुलवामी हार जाता है। क्लियर है। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो है वह पूछ सकता है तो इसका अंतिम शासक कौन रहेगा, तो यज्ञ श्री सातकर्णी जो जिसके एक सिक्के का यह प्रचलन में चलाता है जिसमें आपको जहाज का चित्र अंकन होता है। भूमि ब्राह्मणों को जो है भूमि देने की समांति प्रथा को जो है कौन शुरुआत करता है, सातवाहन वंश। लेकिन इस प्रथा को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है, तो गुप्त शासक। साथ ही साथ वेतन के बदले जो है भूमि देने की व्यवस्था कौन प्रारंभ करता है, सातवाहन वंश। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है, तो गुप्त शासक। इस समय जो है वह गांव को गौलमिक कहा जाता था और पूरा सातवाहन वंश का जो क्षेत्र होगा वह गोदावरी नदी के आसपास होगा। इसलिए जो है उस समय जो है वह मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि जो है आपको सातवाहन वंश की भूमि ही मानी जाती थी। बात समझ में आया। और इस समय जो है शीशे का सिक्का चलाया जाता था, ये बहुत पूछा जाता है, ये आपको वीवीआई कर लीजिएगा।
हरित समाज कैसी होगी, तो मात्र सकारात्मक समाज होगी। और चांदी के सिक्के भी होते थे, सोने के सिक्के भी होते, चांदी के सिक्के को कसारपन कहा जाता था और सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहा जाता था। क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यानी अभी जो है आपको सातों राजवंश जो है आपने क्या किया, पढ़ लिया। क्लियर है? यानी कि हमने आपको बताया था कि मगध पे टोटल कितने राजवंश शासन करते हैं, तो 7 राजवंश, जिसको हमने एक ट्रिक से याद किया था, हसीन मशूक शाह। और हसीन मशूक शाह का मतलब हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। यानी सातों राजवंश जो हम क्या करते हैं, हम पढ़ लिए। ठीक है? अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वह जब मौर्य वंश का समाप्त होता है, तो ये सब आप देख रहे हैं ना, सातवाहन वंश है या कर्ण वंश है, ये सभी जो है वह थोड़े थोड़े समय या पूरा मतलब पूरे भारत पर शासन नहीं कर पाता। यानी कि भारत पर जो है वो मौर्य वंश के शासन काल के बाद भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और इसी छोटे टुकड़े में बंटने के कारण जो है वह 4 विदेशी आक्रमण होता है। ठीक, कितना विदेशी आक्रमण होगा, तो 4 विदेशी आक्रमण होगा। ठीक है? अतः उन 4 विदेशी आक्रमण के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? अगर उस आक्रमण को अभी हम अगर इसी में मिक्स कर देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए वंश को हम सेपरेट पढ़ लिए, और वो 4 आक्रमणकारी यानी इसी के समय में ही होगा। ठीक है? तो वो 4 आक्रमणकारी के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है? और दोस्तों को भी बोलिएगा कि आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अगर सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट करेंगे तो हमें भी क्या मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, और मतलब क्लास बनाने का या क्लास देने का जो है वह मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, चलो हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी क्लास को देख रहे हैं और हमें अप्रिसिएट कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और सरकारी नौकरी रेलवे में पाने का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।